देखिए अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे ओम का नियम। क्या पढ़ने जा रहे हैं? ओम का नियम। ओम का नियम क्या है? ओम थे कौन? ओम क्या है? ओम एक जर्मन वैज्ञानिक थे। ओम क्या थे? एक जर्मन वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1826 ईस्वी में 1826 ईस्वी में एक चालक तार में धारा प्रवाहित किए थे। एक चालक तार में क्या किए? धारा प्रवाहित किए थे। तो इन देखिए जो धारा जो था इन दोनों किनारों के बीच के विभवांतर के समानुपाती हुआ था। इन दोनों किनारों के बीच के जो विभवांतर उत्पन्न होगा, ये विभवांतर का धारा क्या हुआ था? समानुपाती उत्पन्न हुआ था। तो इसी के बारे में उन्होंने एक नियम दिया है। क्या दिया है? उसी नियम को हम लोग पढ़ते हैं ओम का नियम। ओम्स लॉ बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? ओम्स लॉ, है ना। तो अब ओम्स लॉ क्या है ध्यान से सुनिएगा। ओम्स लॉ क्या है बिल्कुल एकदम ध्यान से सुनिए। इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम? ओम का नियम किसने दिया था? तो जॉर्ज साइमन ओम ने। जॉर्ज साइमन कब दिए थे? तो 1826 ईस्वी में। अब उनके अनुसार क्या कहना था कि यदि किसी चालक तार में, ये मेरे पास कोई चालक तार है, यदि किसी चालक तार में बिना ताप परिवर्तन किए हुए, बिना ताप में परिवर्तन किए हुए इसमें धारा यदि प्रवाहित की जाती है तो इन दोनों किनारे के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। इन दोनों किनारों के बीच के विभवांतर क्या होता है? समानुपाती होता। कौन? धारा। एक बार फिर से सुन लीजिए। यदि किसी चालक तार में ताप में परिवर्तन किए बिना, यानी ताप अस्थायी होगा, ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ताप में परिवर्तित किए बिना, परिवर्तन किए बिना यदि धारा प्रवाहित की जाती है, कोई क्या चीज़ प्रवाहित की जाती है? धारा प्रवाहित की जाती है, तो इन दोनों किनारों के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न होगा ये विभवांतर के समानुपाती होता है। ठीक है। ओम्स लॉ ध्यान से सुनिए। अब हम लोग यहाँ देखेंगे ओम के नियम का सत्यापन। ओम का नियम का सत्यापन कैसे करेंगे? तो हम सबसे पहले एक विद्युत परिपथ बना लिए। एक विद्युत परिपथ है जिसमें V वोल्ट वाला एक बैटरी लिए हैं, है ना, सेल है, सेल एस स्विच लगाए हैं। यहाँ पर एम मीटर और वोल्ट मीटर का प्रयोग किया गया है। एम मीटर और एम मीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है। एम मीटर को श्रेणी क्रम और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है ना जी। और देखिए ये जो वोल्टेज है P और Q दोनों सिराओं के बीच के विभवांतर को बताएगा, और ये जो है किसको बताएगा? धारा को बताएगा। क्या बताएगा? धारा का मान बताता है। ठीक है। तो अब क्या है, हमको यहाँ सिद्ध करना है कि V जो होगा I के समानुपाती होगा। V जो होगा I के समानुपाती होगा। तो देखिए किसी भी चीज़ का अगर कोई समानुपाती है, अगर उसको आप ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा। कैसा मिलेगा? एकदम सीधा लाइन मिलेगा। और जब सीधा लाइन मिलता है तो उसको बोलते हैं कि समान अनुपात में बढ़ रहा है या घट रहा है। समान अनुपात में बढ़ रहा है या घट रहा है। तो हम इसको क्या करें? ग्राफीय विधि से हल करेंगे। ग्राफ से इसको सॉल्व करेंगे। अगर ग्राफ मेरा क्या आया? स्ट्रेट आ जाएगा तो हम बोलेंगे कि भी समानुपाती है I के, और स्ट्रेट नहीं आएगा तो बोलेंगे समानुपाती नहीं है। तो सबसे पहले बात देखिए ध्यान से, यहाँ पर ग्राफ खींचने के लिए एक बॉक्स बनाया जाता है, याद है ना आप लोग को? अच्छा ये दिखाई नहीं दे रहा इधर, यहाँ देखिए। इस प्रकार से हम लिए हैं। ठीक है। देखिए एक में हम लोग धारा का मान और एक में हम लोग वोल्टेज का मान ले लेते हैं। एक में धारा, एक क्या है? वोल्टेज है। जैसे ग्राफ खींचने के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आप लोग खींचते थे ना, बस वही काम है। लाइट चला गया। तो उसी तरह से यहाँ पर एक को I और एक को V मान लिए हैं। एक्स एक्सिस को I और वाई एक्सिस को V मान लिया गया है। ठीक है। तो यहाँ पर बोला जाए जॉर्ज साइमन ओम के नियम के अनुसार क्या था कि यदि वोल्टेज को दुगना कर दिया जाए, 2 वोल्ट वाला बैटरी है तो धारा 1 एम्पियर के प्रवाहित हो रही है। अब ऐसे इस प्रकार से हम एक और बैटरी ले लिए, इसमें एक और सेल ले लिए। क्या ले लिए? एक और सेल ले लिए। ठीक है ना।
तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो धारा का मान कितना होगा, एक और हम इसमें सेल लगा देंगे तो वोल्टेज अब कितना हो जाएगा, 6। तो धारा का मान कितना हो जाएगा, 3। तो एक समान रेशियो में बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। इसी प्रकार से 4-5 सेल और लगा देंगे तो यहाँ पर रेशियो इसी प्रकार से बढ़ेगा, है ना। एक सेल में 2 वोल्ट के विभवांतर है और धारा 1 एम्पीयर का प्रवाहित करता है। जब हम 2 सेल लगाएंगे तो वोल्टेज कितना हो जाएगा, विभवांतर 4 हो जाएगा। तो धारा कितना प्रवाहित करेगा, 2 एम्पीयर का, है ना। अगर 3 सेल लगाते हैं इसमें तो विभवांतर कितना का उत्पन्न होगा, अब 6 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होगा। और कितना एम्पीयर का धारा प्रवाहित होगा, तो 3 एम्पीयर का प्रवाहित होगा। अगर 4 को हम इसमें सेल लगाते हैं तो 8 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होगा और धारा कितना प्रवाहित होगा, 4 एम्पीयर का होगा ना। तो अब इसका एक ग्राफ बना लेते हैं। अगर ग्राफ मेरा स्ट्रेट हुआ, ग्राफ मेरा क्या हो जाएगा, तो इससे साबित होगा कि भी समानुपाती किसका होता है, आई का। चलिए हम लोग एक्स एक्सिस को आई बोले हैं, है ना, क्या बोले हैं, और वाई एक्सिस को भी। तो देखिए समान दूरी पर लिया जाता है ना, 1 2 3 4 5। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, ये भी हो गया, है ना। देखिए धारा 1 और विभवांतर कितना है, 2। तो इस प्रकार से यहाँ मिलेंगे दोनों। धारा 2 तो विभवांतर कितना, 4 है। आप लोग स्केल से बिल्कुल खींचेगा इसको, है ना। धारा का मान यदि 3 होगा तो विभवांतर कितना उत्पन्न होगा, 6। यहाँ मिल गया। अब इसको एक लाइन खींचे, देखिए इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन मिलेगा, क्या मिलेगा। तो जब ये स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा तो फिर अतः भी समानुपाती है किसका, आई का। प्रूव्ड हो गया। ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें लिखा जाता है कि एक परिपथ लिए, क्या किए, एक परिपथ लिए जिसमें V वोल्ट वाला 3 सेल है। देखिए 3 वो सेल लिए ना यहाँ पे, जिसमें एक सेल का विभवांतर कितना है, 2 और धारा 1 एम्पीयर के प्रवाहित होती है, ठीक है। इसमें एक एमीटर लगाए श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ दिए हैं। इसमें ए स्विच लगा दिया गया, ठीक है। उसके बाद लिखना है कि जब इसका क्या किए हम, एक सेल को हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, पठन को नोट किए। पहले एक सेल का पठन का नोट किए तो एक सेल द्वारा 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। जब दूसरा सेल लगाए तो दूसरा सेल लगाने पर 4 वोल्ट हुआ, विभवांतर 4 वोल्ट का हुआ। तो धारा कितना एम्पीयर प्रवाहित हो रही है, 2 एम्पीयर के। फिर हम तीसरा सेल लगाए इसमें तो विभवांतर 6 वोल्ट का उत्पन्न हुआ और धारा 3 एम्पीयर के प्रवाहित हो रही है। और जब इसका एक ग्राफ खींचे तो ग्राफ हमको क्या मिल गया, एक स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा मिला। इसीलिए यह सिद्ध होता है कि वोल्टेज यानी विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। समझ में आ गया। अगर ये स्ट्रेट नहीं होता तो ये समानुपाती भी नहीं होता। क्लियर है ना। स्ट्रेट हुआ इसलिए क्या हुआ, ये समानुपाती हो गया। अगर नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा सा और देख लीजिए, इसको क्लीन कर देते हैं। यहाँ देखिए ना, ये है एक्स और ये है वाई। ओ इधर दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, इसको डाउन करते हैं। नहीं दिख रहा है, अच्छा ऊपर लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर इसको हम ले लिए है ना, एक्स और वाई। एक्स जो है बराबर है किसका, वाई का। एक्स बराबर किसका है, वाई का। अगर वाई का मान 1 तो वाई, सॉरी एक्स का मान 1 तो वाई का मान भी कितना होगा, एक्स का मान 3 तो वाई का मान भी कितना होगा, एक्स का मान 5 तो वाई का मान भी कितना होगा, एक्स का मान 7 तो वाई का मान भी कितना होगा, या 6 तो वाई का मान भी कितना होगा ना। चलिए एक पर कहाँ गए, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, इसी प्रकार से रहेगा। 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना।
जब x का मान 1 था तो y का मान भी कितना है 1 है, ठीक है। x का मान 3 है तो y का मान भी कितना है, x का मान 5 है तो y का मान भी कितना है, x का मान 6 है तो y का मान भी कितना है। अब खींचे तो एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिल जाएगा, ये स्केल से आप लोग खींचेगा ना तो बिल्कुल कैसा मिलेगा, ये सीधा रेखा मिलेगा। कैसा मिलेगा, तो देखिए एक समान रेशियो में बढ़ा है कि नहीं बढ़ा, दोनों तरफ समान रेशियो में बढ़ा ना। तो जब समान रेशियो में बढ़ेगा तो ग्राफ सीधा होगा। ग्राफ कैसा होगा, सीधा होगा। अगर समान रेशियो में नहीं बढ़ा होता, समान रेशियो में जैसे x का मान कितना है 3 और y का मान रहता 5, तो ये 3 और 5 कहाँ मिलता, 3 जाते ऐसे और 5 मिलता यहाँ। अब देखिए ये वाला और ये वाला है, ये कभी भी स्ट्रेट लाइन होगा। देखिए यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, तो स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन कब हुआ, जब समान रेशियो में था तब। और जैसे ही असमान रेशियो में हुआ स्ट्रेट लाइन हट गया। स्ट्रेट लाइन क्या हुआ, हट गया ना। तो स्ट्रेट लाइन कब मिलता है, जब ये दोनों समान रेशियो में बढ़ते या घटते हैं। तो जब स्ट्रेट लाइन मिल गया तो हम बोल सकते हैं ना कि भी समानुपाती किसका है, आई का। इसको बोलते हैं सत्यापन। इसको क्या बोलते हैं, क्लियर है। ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोध के बारे में। प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध क्या, प्रतिरोध इंग्लिश में रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसलिए इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा, आर द्वारा, ठीक है। तो कहीं पे भी विद्युत परिपथ में अगर आर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, तो उसको प्रतिरोध क्या देना है, क्या कह देना है, क्या लगा हुआ है, वो प्रतिरोध लगा हुआ है। जैसे ही आर दिखाई दिया प्रतिरोध का नाम लेना है। विद्युत परिपथ के लिए हम बोल रहे हैं, विद्युत परिपथ में कहीं भी अगर आर नजर आया उसका मतलब समझ जाना है कि ये प्रतिरोध है। क्या है, प्रतिरोध। तब प्रतिरोध कहते किसको है, तो प्रतिरोध एक प्रकार का गुण है जी। क्या है, गुण है। किसी चालक तार का एक गुण है जो इससे होकर विद्युत धारा के प्रवाह को, सॉरी एक मिनट, देखिए प्रतिरोध किसी चालक तार का हुआ गुण जो चालक तार से धारा के प्रवाह का विरोध करता है। चालक तार से धारा का विरोध, चालक तार से धारा का क्या करता है, विरोध करता है, उससे हम लोग प्रतिरोध करते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोध मतलब रुकावट डालना। प्रतिरोध का मतलब क्या, रुकावट डालना। जैसे कहने का मतलब एक रोड है, ये रोड में हम लोग स्पीड से जा रहे हैं, ये जो ठोकर ऐसे लगा रहता है ना, ठोकर देखो ना, ठोकर इस प्रकार से ठोकर लगा हुआ रहता है ना, जहाँ तहाँ ठोकर लगाते हैं लोग। तो ये क्या कर रहा है, स्पीड को क्या कर रहा है, रुकावट डाल रहा है, स्पीड में डाल रहा है ना। अगर यहाँ हम 50 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से आ रहे हैं तो क्या यहाँ भी 50 किलोमीटर प्रति घंटा से कूदा देंगे। अगर यहाँ 50 किलोमीटर प्रति घंटा से कूदा देंगे तो हो सकता है कि 4 कंधा पर भी शमशान घाट में जाकर कूदना होगा, है ना। 4 कंधा की मदद से बहुत एक्सीडेंट हो रहा है आजकल, हो रहा है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ये हमारे स्पीड का क्या बन गया, रुकावट बन गया। क्या बन गया, तो स्पीड का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है ना ये। तो हम लोग स्पीड यहाँ पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा या 10 किलोमीटर प्रति घंटा से इसको पार करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ मिलता है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या है, मेरा प्रतिरोध है। क्या है, तो प्रतिरोध किसी चालक तार का वह गुण जिससे धारा का विरोध करता है, जो धारा का क्या करता है, विरोध करता है, उसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को हम लोग क्या चीज से सूचित करते हैं, आर से। क्या से, तो आर बराबर क्या होता है, अभी पढ़े आप लोग, भी बटा आई। क्या पढ़े हैं, भी बटा आई। अब देखिए प्रतिरोध का एसआई मात्रक, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा जी। देखिए प्रतिरोध का एसआई मात्रक, देखिए ध्यान से, आर बराबर क्या लिखेंगे, वोल्टेज को भी और धारा को एम्पियर। एम्पियर को हम लोग क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं ना, एम्पियर। देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये विभवांतर है, ये धारा है। तो विभवांतर के लिए भी लिख दिए हैं और आई लिखे धारा के लिए। जब इसको एसआई मात्रक में कन्वर्ट करेंगे तो ये वोल्टेज के लिए भी आया और धारा के लिए क्या आएगा, ए आ गया।
और देखिए वोल्टेज बटा एम्पियर यानी V बटा A को हम लोग ओम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको ओमेगा बोलते हैं। ऐसे मैथमेटिक्स में इसको ओमेगा पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ओमेगा को ही ओम कहा जाता है। अब बहुत लोग ओम अगर बोल दिए होते बिना बताए को ओम लिखो तो क्या करते? बहुत लोग ऐसे करते, इसको ओम लिखा गया ये, है ना, या ओम ऐसे लिखते ओम, है ना। ओम ऐसा ना, तो ओम देखिए इंग्लिश में लिखना तो यहाँ पर ऐसे लिखेगा, ठीक है। तो साइंस इसका परमिशन नहीं देता है ना, इसको नहीं मानता है, ठीक है। ओम का मतलब ये वाला ओम लिखना है ना, ओमेगा वाला ओम, ये नहीं कि ओम हाथ पर छापते हो ना तुम लोग इस तरह से, ये वाला नहीं छाप देना ओम, ये गलत हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम बोल सकते हैं प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक। ये किनके नाम पर दिया गया है? जॉर्ज साइमन ओम के नाम पर, क्योंकि प्रतिरोध का खोज उन्होंने ही किया था, ठीक है। प्रतिरोध का डिफिनेशन नोट कीजिए। किसी पदार्थ का वह गुण जिससे उससे होकर धारा का विरोध करता है उसे विद्युत प्रतिरोध या केवल प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। देखिए एक ओम से आप क्या समझते हैं? एक ओम से आप क्या समझते हैं? ध्यान सुनिए। यदि किसी चालक तार में या किसी चालक तार के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करने में, 1 वोल्ट के विभवांतर उत्पन्न करने में यदि, देखिए मान लिया जाए कि यह चालक तार है, सपोज, है ना, यह चालक तार के दोनों सिराओं के बीच में 1 वोल्ट के विभवांतर उत्पन्न करने में, कितने वोल्ट का? 1 वोल्ट के विभवांतर उत्पन्न करने में यदि 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? 1 ओम कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो जैसे देखिए आर बराबर क्या होता है? V बटा आई। तो क्या हो गया यहाँ पर? V का मान 1 वोल्ट और यहाँ पर 1 एम्पियर, यही है ना। तो 1 बटा 1 को 1 और V बटा 1 A को क्या बोलते हैं हम लोग? ओम बोलते हैं ना। तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया? 1 ओम मिला ना। 1 ओम कब मिल रहा है? जब ये दोनों चालक तार के दोनों सिराओं के बीच में 1 वोल्ट के विभवांतर उत्पन्न करने में, 1 वोल्ट के विभवांतर उत्पन्न करने में यदि 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। कितने एम्पियर की? तो इसका प्रतिरोध हम बोलेंगे कि 1 ओम है। कितना ओम है? 1 ओम प्रतिरोध हो गया। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत है? चलिए देखिए प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। पहला है तार की लंबाई पर। तार की देखिए तार की लंबाई पर क्या है? यदि तार की लंबाई अधिक होगी तो प्रतिरोध भी अधिक होगा। तार की लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध भी क्या होता है? यानी R समानुपाती होता है किसका? I का। I का कि L का? L ना होगा प्रतिरोध, अधिक लंबाई जी, लंबाई को L ना बोलते हैं। तो R समानुपाती किसका होता है? लंबाई आप जितना बढ़ाइएगा उतना ही प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई जितना कम कीजिएगा उतना ही प्रतिरोध भी कम होगा। समानुपात में होगा। लंबाई को दुगना कर देंगे तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? दुगना होगा। लंबाई आधा ही कर दे जाए, लंबाई आधी कर दिया तो प्रतिरोध भी क्या होगा? क्लियर है? आगे देखिए दूसरा है तार की मोटाई पर। दूसरा है मोटाई पर। देखिए तार की मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रतिरोध जो होता है। तार के मोटाई के तार के मोटाई को हम लोग अनुप्रस्थ काठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो अनुप्रस्थ काठ के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता कौन? R व्युत्क्रमानुपाती होता है किसका?
एक। अब देखिए यहाँ पर इसका मतलब क्या है, एक मतलब एम्पियर नहीं, ए का मतलब एम्पियर मत समझिएगा, ए का मतलब हो गया क्षेत्रफल, एरिया। क्या हो गया? अब बहुत लोग को दिमाग में आ गया होगा एम्पियर, एम्पियर नहीं है, एरिया है। क्या है? जैसे में ये तार है ना इस प्रकार से, तो ये जो एरिया है इसी को बोलते हैं एम्पियर नहीं, सॉरी, क्या बोलते हैं? एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो एरिया बोलते हैं। इसको अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोलते हैं। तो इसको जितना मोटा करेंगे हम उतना ही प्रतिरोध कम होगा, और जितना इसको पतला करेंगे उतना ही प्रतिरोध ज़्यादा होगा। उल्टा यहाँ पर ना, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाने से प्रतिरोध कमता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम करने से प्रतिरोध घटता है। ठीक है? तो प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के बीच कर्मानुपाती होता है। समानुपाती क्या बोलते हैं? समानुपाती बोलते हैं जब उसको समान रेशियो में बढ़ता। यहाँ तो उल्टा होता है, उल्टा का व्युत्क्रम बोलते हैं ना, व्युत्क्रमानुपाती। अगर इसको आधा कर दी जाए तो दुगना हो जाएगा। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दी जाए तो प्रतिरोध दुगना हो जाता है। कितना हो जाता है? अगर इसको हम 4 गुना कर देंगे तो प्रतिरोध दुगना होगा कि 8 गुना होगा? इसको बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, इसको आधा किए तब नहीं दुगना हुआ। अब इसको 4 गुना करे तो बढ़ा नहीं रहे हैं तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो उसी रेशियो में इसको बोल देना है। ठीक है? देखिए तीसरा प्रकृति पर निर्भर करता है। भिन्न भिन्न पदार्थों का प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न पदार्थों का प्रतिरोध भी क्या होता है? अलग अलग। अगर पदार्थ लगाएं तो उसका प्रतिरोध भी अलग अलग होगा। ठीक है? फिर है ताप पर। फिर क्या है? अगर आप ताप बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध क्या होगा? तो ताप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध भी क्या होता है? बढ़ जाता है। और ताप को घटा देंगे तो प्रतिरोध भी क्या होगा? घट जाएगा। ठीक है? तो ये क्या बोलेंगे उसको? चालक, किसी चालक तार में ताप में अगर ताप में परिवर्तन करके बढ़ा देते हैं तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। और क्या करें? ताप घटा देंगे तो प्रतिरोध भी क्या होगा? तो इस प्रकार से हम लोग मुख्य रूप से 4 बात पर ही निर्भर करता है। किसी चालक तार का प्रतिरोध इन 4 बातों पर निर्भर करता है। पहला है लंबाई। लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध घट जाएगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। लंबाई बढ़ा तो प्रतिरोध ही बढ़ेगा जी, समानुपाती न है। और यहाँ है दूसरा मोटाई पर। मोटाई बढ़ाइए तो प्रतिरोध घटेगा, और मोटाई घटाइए तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। और ये प्रकृति, सभी पदार्थों के लिए प्रतिरोध एक समान नहीं होता है। अलग अलग प्रतिरोधों का, अलग अलग पदार्थों का प्रतिरोध अलग अलग होता है। ताप को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, ताप घटाएंगे तो प्रतिरोध घट जाएगा। क्लियर है? प्रतिरोधकता छूट गया है ना? तो जिस तार में प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसको प्रतिरोधकता कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता कहते हैं। और प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। क्लियर है? अब यहाँ देख लेंगे हम प्रतिरोधकों का समूहन। प्रतिरोधकों का समूहन मतलब जोड़। समूहन मतलब क्या होता है? मतलब प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाता है? तो प्रतिरोधों का समूहन 2 प्रकार से होता है। पहला होता है श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम समूहन, और दूसरा होता है समांतर क्रम समूहन। क्या हुआ? श्रेणी क्रम समूहन और समांतर क्रम समूहन। तो देखिए इसको कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। पहले समझ लीजिए कि मान लीजिए मेरे पास 3 गो प्रतिरोध है। ठीक है? ये मेरे पास 3 प्रतिरोध हैं। इन तीनों प्रतिरोध को हम 3 प्रकार से जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पढ़ना है 2 ही। जब आप 12th में जाइएगा तो वहाँ पढ़ना होगा विस्तार इसको। ठीक है? यहाँ पर आप लोगों को 2 ही प्रकार पढ़ना है। कितना प्रकार पढ़ना है? एगो श्रेणी क्रम में और एगो समांतर क्रम में। ये प्रतिरोध नंबर 1, प्रतिरोध नंबर 2, प्रतिरोध नंबर 3 है। प्रतिरोध का ये पहला सिरा है
और ये पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा है, दूसरा प्रतिरोध का ये पहला सिरा है, दूसरा प्रतिरोध का ये दूसरा सिरा है, तीसरा प्रतिरोध का ये पहला सिरा है और तीसरा प्रतिरोध का ये दूसरा सिरा है। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे? एक तो है कि हम लोग ऐसे जोड़ेंगे, R1 इसको ले लेते हैं ऐसे, ये पहला सिरा यहाँ आ गया, यहाँ हो गया दूसरा सिरा, ये R1 है। अब R2 यहाँ लेते हैं, ओहो इसे हो गया, इसका पहला सिरा है, इसका दूसरा सिरा है ना। अब यहाँ पर R3 लेते हैं, है ना, पहला सिरा ही दूसरा सिरा। एक क्या कर सकते हैं, इन दोनों के एक साथ जोड़ सकते हैं, इसको एक साथ जोड़ सकते हैं, इसको, और नहीं ना, जोड़ दिए ना। एक ये हो गया आपका प्रतिरोधों का समूहन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं श्रेणी क्रम समूहन। क्या बोलते हैं? अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? श्रेणी क्रम समूहन का डिफाइन कैसे करेंगे? तो हम बोलेंगे यहाँ पर हम लोग 3 प्रतिरोध लिया ना, तो बोलेंगे पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरे प्रतिरोध के पहला सिरा तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा और तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा को एक क्रम में जोड़ने से बने क्रम को हम लोग क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम समूहन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक समूहन बन रहा है ना, पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरा प्रतिरोध का पहला सिरा और दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा को जोड़ने से एक क्रम बन रहा है। क्या बन रहा है? इसी क्रम को हम लोग श्रेणी क्रम समूहन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे इसको? श्रेणी क्रम। और भी जोड़, R4 भी अगर हम लेते हैं तो दूसरा पहला के साथ जुड़ता है, दूसरा किसके साथ जुड़ता है? पहला के साथ जुड़ता है। समझ में आ रहा है ना? अब ये दूसरा, तो अब लास्ट में जो ये यहाँ से यहाँ तक जो प्रतिरोध होता है, ये सभी प्रतिरोध को जोड़ को समतुल्य प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो समतुल्य प्रतिरोध R बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? तो R जो होता है, इस सभी जितने भी प्रतिरोध लेंगे सभी प्रतिरोधों को योगफल के बराबर होता है। सभी प्रतिरोधों के योगफल के क्या होता है? तो R बराबर हम यहाँ लिख सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक? N तक, R N तक ना। तो समतुल्य प्रतिरोध बराबर कोई पूछ देगा तो क्या बोलेंगे? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस, जैसे कहने का मतलब ये क्या है? मेरा विद्युत परिपथ है। सपोज के क्या है मेरा विद्युत, ये 5, ये 6, ये प्रतिरोध 5 और ये 6, 6 यहाँ ना, ये 7, अभी ये इस प्रकार से प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा है। ये पहला वाला जो है 5 R का, दूसरा वाला R नहीं, ओम ना होगा बाबू, क्या होगा? ओम होगा। पहला प्रतिरोध 5 ओम की प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा है, दूसरा जो है से 6 ओम, तीसरा जो है, चौथा जो है से 8 ओम का प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा है। तो बताइएगा टोटल प्रतिरोध कितना उत्पन्न हुआ? टोटल प्रतिरोध कितना उत्पन्न हुआ? तो सबको जोड़िए कि ना लिख देंगे। अरे 8 6 15 6 21 5 26 ओम का प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है। कितना? तो इसको हम लोग समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य मैंने सभी का योग, सभी का, समझ में आया? तो इस प्रकार से समतुल्य प्रतिरोध निकाला जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसको मिटा दें, चलिए। लेकिन एक बात और ध्यान से सुन लीजिए, अगर समान प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं, सभी प्रतिरोध जो होता है समान उत्पन्न करते हैं, यानी एक समान ओम का प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा है, अगर सब मान लिया 5 ओम का उत्पन्न करता, तो इसको हम लोग सबको जोड़ने की आवश्यकता नहीं था। सबको जोड़ने की आवश्यकता, क्या को प्रतिरोध 4 गुना है, तो R बराबर 4 तो R बराबर क्या है? 4 गुने 5 ओम, तो R बराबर कितना होगा? 20 ओम का उत्पन्न हो रहा है। समझ में आया? समान के लिए डायरेक्ट बोलेंगे 4 गुने जितना प्रतिरोध दिया हुआ है, R1 R2 R3 कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, है ना। ये होता है क्या? जब समान प्रतिरोध उत्पन्न करे तब। अब आगे देखते हैं हम लोग,
कि समांतर क्रम में इसको किस प्रकार से जोड़ेंगे। समांतर क्रम में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए अब इसको समांतर क्रम में कैसे जोड़ेंगे। ये जो तीनों प्रतिरोध आप देख रहे हैं, तीनों प्रतिरोध देख रहे हैं ना, तीनों प्रतिरोध का मैसेज लगा देंगे। ऐसे हो गया। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए ये R1 R2 R3 है ना। तो यहाँ पर देखिए तीनों प्रतिरोध कैसे जोड़ रहे हैं। तीनों प्रतिरोध को जो सिरा है 1 और सिरा है एक साथ जोड़ दिया गया है। किसके साथ जोड़ा गया है, ये तीनों के एक साथ जोड़ा गया यहाँ पे, और ये तीनों के एक साथ जोड़ा जा रहा है ना। तो इस प्रकार जो क्रम बन रहा है इसको हम लोग बोलते हैं समांतर क्रम समूहन। क्या बोलते हैं, समांतर क्रम समूहन। अब देखो श्रेणी क्रम समूहन और समांतर क्रम समूहन में क्या होता है। समांतर क्रम समूहन में वोल्टेज जो होता है ना वो बराबर रहता है। वोल्टेज क्या होता है, और श्रेणी क्रम में धारा बराबर होता है। कौन बराबर होता है, यानी यहाँ वोल्टेज कम रहेगा, कम बेशी होगा, यहाँ पर धारा कम बेशी होता है। श्रेणी क्रम में जोड़ने से अगर हम लोग घरेलू क्या करते हैं, वायरिंग करते हैं, तो हम लोग को श्रेणी क्रम में नहीं करना चाहिए। किस क्रम में किया जाता है, समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम में नहीं करना चाहिए। किस क्रम में करना चाहिए, समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में क्या होता है कि आपका वोल्टेज कम जाएगा। वोल्टेज क्या हो जाएगा, कम जाएगा। अगर एक उपकरण कम करना बंद किया तो सब उपकरण बंद हो जाएगा। सभी उपकरण क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। ठीक है, इसमें बहुत सा खतरा भी है। लेकिन समांतर क्रम में ऐसा नहीं होता। समांतर क्रम में अगर एक उपकरण को निकाल भी दिया जाता है तो दूसरा उपकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मान लिया कि अगर ये नहीं भी काम करे तो ये दोनों प्रतिरोध काम करेगा ना जी, ये नहीं करेगा। अगर ये काम कर रहा है और ये काम नहीं करते, ये दोनों करेगा ना, दोनों सिरा तो जुड़ा हुआ है, दोनों सिरा प्लस माइनस से जुड़ा हुआ है ना, तो ये काम करेगा। लेकिन श्रेणी क्रम में काम, देखिए एक प्रयोग द्वारा आप लोगों को समझा दे रहे, वोल्टेज कम बेसी क्यों होता है, कैसे होता है, और एक प्रतिरोध, अगर एक प्रतिरोध काम नहीं करे तो अगला प्रतिरोध काम नहीं करता। ये भी आप देख लीजिए आप लोग। ठीक है, एक प्रयोग द्वारा समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग ये होल्डर के मदद समझेंगे। ये देखिए आपका ये इसका तीनों सिरा जो है से इसके साथ जुड़ा हुआ है ना, तो ये आपका समांतर क्रम में हो गया। किस क्रम में हो गया, ये समांतर क्रम में। ठीक है, और यहाँ जो है देखिए ये श्रेणी क्रम में। किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में बल्ब को जलाने पर क्या होता है और समांतर क्रम में जलाने पर क्या होता है, इसको देखिए ध्यान से। पहले आप लोगों को हम समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ के दिखाते हैं। ये मेरे पास 3 बल्ब है ना, ये तीनों बल्ब को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो देखिए ये बड़ा वाला बल्ब है, ये छोटा वाला बल्ब है, 2 गो। तो आप लोग बता सकते हैं दोनों ज़्यादा वोल्टेज कौन खींचेगा, ज़्यादा इंजोर कौन करेगा, रोशनी कौन देगा, बड़ा वाला करेगा। आप लोग कहना ये है कि बड़ा वाला ज़्यादा रोशनी देगा। चलिए एक बार देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए एक वो लगाया प्रतिरोध काम कर रहा है, अभी भी काम, दूसरा लगाने पर भी काम कर रहा है। देखिए अब तीसरा लगाते हैं, देखिए क्या होता है, देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर बड़ा वाला ज़्यादा लाइट दे रहा है या छोटा वाला ज़्यादा लाइट दे रहा है, ये आपका बड़ा वाला है ना, हल्का सा जल रहा है। देखिए यहाँ पे क्या ये, तो इसमें आपका वोल्टेज कम हो गया। इसको ज़्यादा वोल्ट वाला, ज़्यादा वाट वाला है ने, तो इसको वोल्टेज ज़्यादा चाहिए था, वोल्टेज मिल नहीं रहा है। ये है आपका किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। अब श्रेणी क्रम में किसी भी एक उपकरण को निकाल दिया जाए तो ये काम नहीं करेगा। देखिए इसी को निकालते हैं, काम कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। अब इसी को नहीं, किसी को भी निकालेंगे तो काम नहीं करेगा। ये काम कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। तो समान श्रेणी क्रम में क्या होता है कि किसी भी एक उपकरण को अगर हटा दिया जाए तो बाकी का उपकरण काम नहीं करता है।
बाकी के जितने भी उपकरण होंगे सब काम नहीं करेगा। तो किसी एक उपकरण को निकालेगा। इसमें देखिए वोल्टेज क्या कम बेसी आ रहा है, वोल्टेज सेम आ रहा है, लेकिन यहाँ पर बट गया। यहाँ पर क्या हुआ, तो क्या हुआ, ये सब बट गए हैं। तो वोल्टेज कम होने के कारण क्या हो गया, अब यहाँ पर वोल्टेज जो आ रहा है वो कम हो गया। क्या हो गया, तो इसके वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रोशनी कम दे रहा है। लेकिन अगर इसी को हम लोग कन्वर्ट कर दें समांतर क्रम में, अब इसमें जोड़ देते हैं, ये समांतर क्रम में है, अब इसमें जोड़ते हैं तो देखिए क्या होगा, आपको ऑफ कर दो। अब क्या होगा बताओ तुम लोग, सब जलेगा। रोशनी ज़्यादा कौन देगा, बड़ा वाला दे देगा। कंफर्म हो, कितने लोग बोल रहे हैं कि बड़ा वाला रोशनी ज़्यादा देगा। अब देखो लाइट ऑन करो, लाइट ऑन करो। ये देखिए, देख लिए आप लोग, दिख रहे हैं ना। यहाँ पर क्या हुआ, समांतर क्रम में जोड़ दिए, वोल्टेज सेम हो गया इसका, सबका वोल्टेज क्या है। अब देखिए इसमें क्या है, किसी भी एक उपकरण को निकालेंगे तो बाकी अपना काम करते रहेगा। देखिए जैसे में ये बड़ा वाला का पहले निकालते हैं, बड़ा वाला ज़्यादा रोशनी कर रहा है ना, अब इसको निकालना। देखिए दोनों काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दोनों काम कर रहा है ना अपना। अब मान लिया कि इसको भी निकाल लेते हैं, तो अभी भी क्या जलेगा कि नहीं जलेगा, जल रहा है। तो देखिए समांतर क्रम में क्या हुआ, समांतर क्रम में जोड़ने से हमारा क्या हुआ, समांतर क्रम में जोड़ने से फायदा क्या है कि एक उपकरण को भी निकालें दूसरा काम करेगा। इन श्रेणी क्रम में एक को निकालें दूसरा काम, बाकी जितने भी उपकरण हैं सब काम नहीं करते हैं। तो समांतर क्रम समूहन और श्रेणी क्रम समूहन समझ में आ गया कि नहीं आया, आ गया। समांतर क्रम में क्या किए थे, तीनों को एक साथ जोड़े थे, श्रेणी क्रम में अलग अलग जोड़ दिए थे, है कि नहीं। इसका प्लस इसका माइनस, इसका प्लस इसका माइनस के साथ जुड़ा हुआ था, तो इसको श्रेणी क्रम कहते हैं। जिसको हम लोग पहले बैटरी जो चलाते थे, टीवी चलाते थे ना, तो आप लोग क्या करते होंगे, बैटरी खत्म हो जाने पर 2 को बैटरी रहता था तो क्या करते थे, उसको सीरीज करते थे। क्या करते थे, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला को प्लस के साथ जोड़ते होंगे, तो इसको सीरीज कहते हैं। क्या बोलते हैं, सीरीज करना। तो सीरीज करने से वोल्टेज बढ़ जाता है, ठीक है, उसमें वोल्टेज बढ़ेगा, इसमें यहाँ नहीं बढ़ेगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत है। समांतर क्रम समूहन और श्रेणी क्रम समूहन में अंतर बताना है। क्या बताना है, श्रेणी क्रम समूहन और समांतर क्रम समूहन में अंतर बताएं। तो यहाँ पर 4 अंतर दिया हुआ, चारों अंतर आप लोग पढ़ लीजिएगा। पहला क्या है, सभी प्रतिरोधकों में एक ही धारा प्रवाहित होती है। धारा प्रवाहित एक ही होती है, परंतु उनके सिरों के बीच के विभवांतर अलग अलग होती है। वोल्टेज कम बेसी था ना, श्रेणी क्रम में वोल्टेज कम बेसी था ना। अब समांतर क्रम में उल्टा, इसका उल्टा, इसका उल्टा क्या होगा, सभी प्रतिरोधकों के सिरों के बीच का विभवांतर एक समान होती है, लेकिन धारा की मान उसके अनुसार बदलता रहता है। उसके अनुसार क्या होता है, पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर, प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों का अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। समांतर क्रम में प्रतिरोध कैसे निकाले थे, श्रेणी क्रम में R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। समांतर क्रम में नहीं बता पाए थे ना, देख लीजिए। समांतर क्रम में होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, है ना। तो देखिए इस श्रेणी में हम लोग इस प्रकार से निकालते हैं और ये वाला में इस प्रकार से निकालते हैं। समतुल्य प्रतिरोध प्रतिरोधकों के बीच क्रम के योगफल के बराबर होता है समांतर क्रम में, और श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है। ये दूसरा था या तीसरा था, दूसरा। तीसरा है संतुल्य प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोध के मान से अधिक होता है। इसका मान, ये समतुल्य प्रतिरोध का मान ये सभी के मान से क्या होगा, अधिक होगा, और इसका कम होता है। इसका क्या होता है, सभी प्रतिरोधकों के मान से इसका मान क्या होता है, कम होता है। आगे चौथा, किसी एक प्रतिरोध को परिपथ से हटा देने पर बचे हुए प्रतिरोधकों का प्रभाव होना
प्रभावित होने वाली धारा शून्य हो जाती है। प्रभावित होने वाली धारा यानी श्रेणी क्रम में से किसी भी एक प्रतिरोध को हटा दिया जाए तो उसमें धारा प्रवाहित नहीं होती, प्रवाहित होने वाली धारा का मान शून्य हो जाती है, लेकिन समांतर क्रम में कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रवाहित होते ही रहती है। ये 4 मुख्य अंतर थे जो आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे सिद्ध करेंगे श्रेणी क्रम समूहन R बराबर ये वाला फॉर्मूला और समांतर क्रम में ये वाला, ठीक है। आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। अब हम लोग अगले वीडियो में श्रेणी क्रम समूहन का समतुल्य प्रतिरोध और समांतर क्रम समूहन का समतुल्य प्रतिरोध फॉर्मूला को सिद्ध करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।